वित्त वर्ष 25-26 की पहली छमाही में मनरेगा योजना के वार्षिक बजट का अधिकतम कितने प्रतिशत तक खर्च को सीमित कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 60%। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में अधिकतम 60% तक खर्च की सीमा तय कर दी है। मनरेगा जो मांग पर किसी भी ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करता है, अब तक मांग संचालित होने के कारण MEP या QEP से मुक्त था। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा योजना के नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने की दृष्टि से लिया गया है, लेकिन इससे योजना की मांग आधारित प्रगति प्रभावित हो सकती है, खासकर जब पिछले वर्ष 21,000 करोड़ रुपए की लंबित देनदारी पहले से मौजूद हो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, इसकी शुरुआत वर्ष 2006-07 में 200 पिछड़े जिलों में हुई थी। वर्ष 2007-08 में लगभग 130 और अन्य जिलों में विस्तारित किया गया। वित्त वर्ष 2008-09 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का गारंटीकृत रोजगार मिलता है। कोविड-19 के दौरान 2020-21 में 7.55 करोड़ परिवारों की इसमें भागीदारी रही। वहीं 2024-25 में भाग लेने वाले परिवार घटकर 5.79 करोड़ रह गए। मासिक या त्रैमासिक व्यय नियंत्रण, यह वित्त मंत्रालय द्वारा 2007 में शुरू की गई प्रणाली है। मंत्रालयों के बजट को मासिक या त्रैमासिक आधार पर बांटकर व्यय नियंत्रित किया जाता है। इससे नकदी प्रवाह प्रबंधन और अनावश्यक उधारी से बचाव होता है। अब तक मनरेगा को इसकी मांग आधारित प्रगति के कारण इससे मुक्त रखा गया था। 9 जून 2025 को एक कंटेनर जहाज MV वानहाई 503 में आग लगने की घटना सामने आई। यह जहाज किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। जून 2025 को एक कंटेनर जहाज MV वानहाई 503 में आग लगने की घटना सामने आई, जो एक सिंगापुर ध्वजधारी कंटेनर जहाज है। यह जहाज केरल के बेपुर तट के समीप दक्षिण पूर्व दिशा में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहता हुआ पाया गया, जिससे संभावित तेल रिसाव और पर्यावरणीय खतरे की चिंता पैदा हो गई। यह आग तब लगी जब यह कोलंबो से मुंबई जा रहा था। इस संकट से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक ने जहाज़ों, विमानों और हेलीकॉप्टरों की मदद से एक बड़े स्तर का बचाव और अग्निशमन अभियान शुरू किया। इस जहाज में 21,000 मीट्रिक टन से अधिक ईंधन और खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ से लदा यह जहाज गंभीर पर्यावरणीय और नौवहन जोखिम पैदा करता है। यह घटना भारत द्वारा अपने समुद्री सुरक्षा ढांचे और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति बढ़ती गंभीरता को दर्शाती है। सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर सीमा शुल्क को घटा दिया है। इस नीति से किसे लाभ मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर है उपभोक्ता और किसान। सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम तेल पर सीमा शुल्क को घटा दिया है। इस नीति से उपभोक्ता और किसान दोनों को लाभ मिलेगा। सरकार ने प्रमुख कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। यह कदम आयात लागत को कम करेगा, खुदरा कीमतों को नियंत्रित करेगा और देश में खाद्य तेल बाजार को स्थिर बनाने में मदद करेगा। यह निर्णय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया। इसका उद्देश्य है खुदरा कीमतों में कमी लाना, घरेलू रिफाइनरी को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना कि इसका लाभ उपभोक्ता और किसानों दोनों तक पहुँचे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में धूल जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में कितने प्रमुख औद्योगिक या शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है 9। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में धूल जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यह परियोजना के प्रारंभिक चरण में 9 प्रमुख औद्योगिक या शहरी क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। इस परियोजना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल धूल प्रदूषण को लक्षित करती है और NCR में वायु प्रदूषण से जुड़ी है। यह साझेदारी 10 जून 2025 को घोषित की गई। इसका उद्देश्य है
वैज्ञानिक रोड इंजीनियरिंग, हरियाली समाधानों और डिजिटल एसेट प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करते हुए एनसीआर के शहरी शहरों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसके अलावा शहरी सड़कों के पुनर्विकास के जरिए धूल प्रदूषण को कम करना और इसे सतत और मानकीकृत डिज़ाइनों के साथ लागू करना है। इसके पहले चरण में 9 शहर शामिल होंगे, जिनमें दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और निमराना शामिल होंगे। इंफ्रा आईडी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंफ्रा आईडी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी अवसंरचना विकास परियोजनाओं को एक भू टैग युक्त 13 अंकीय अल्फा न्यूमरिक यूनिक आईडी से चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रणाली 9 जून 2025 को लागू कर दी गई है और यह आईडी परियोजना प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अनिवार्य हो जाती है। यह प्रणाली पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस प्रणाली का उद्देश्य है डिजिटल एकरूपता लाना, दोहराव को रोकना और विभिन्न विभागों में परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी को सक्षम बनाना है। इंफ्रा आईडी पोर्टल के माध्यम से यह प्रणाली संचालित होगी और इसका लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत सभी परियोजनाएं इस पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं। परियोजना स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई आम जनता और विभिन्न विभागों को परियोजना डेटा तक पहुंच मिलेगी। यह पहल पहले चरण में विदर्भ क्षेत्र में वार्धा जिले में लागू की जाएगी और 1 अक्टूबर 2025 से इसे पूरे राज्य के सभी विभागों और जिलों में विस्तार कर दिया जाएगा। इंफ्रा आईडी प्रणाली के पहले चरण में शामिल होने वाले विभाग हैं लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, जल संरक्षण विभाग, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग और सिंचाई विभाग। 1 अक्टूबर 2025 से महाराष्ट्र के सभी जिलों और विभागों में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वायु सेना। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना से संबंधित हैं। वे पिछले 4 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। इस मिशन में 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, जिनमें शामिल है भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि एक्सियोम 4 के मिशन से हासिल होगी। इसका प्रक्षेपण 11 जून 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा के स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान द्वारा किया जाएगा। यह मूल रूप से 10 जून को निर्धारित समय था, लेकिन यह मिशन प्रतिकूल समय के कारण 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मिशन का उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, सार्वजनिक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस मिशन से प्राप्त अनुभव भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष अभियान गगन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, जिसकी लॉन्चिंग 2027 में संभावित है। शुभांशु शुक्ला सैन्य करियर और उड़ान अनुभव। भारतीय वायुसेना में 2006 में कमीशन पाने के बाद इन्होंने 2000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने प्रमुख उड़ानों को उड़ाया है, जिनमें शामिल है सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, जैगुआर और डॉनियर 228। 2019 में उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। इसके तहत उन्हें रूस के गगारिन ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु स्थित इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन का उद्देश्य है 14 से 21 दिनों तक यह दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेगा और 31 देशों के सहयोग से 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिसमें शामिल है जैव चिकित्सा अनुसंधान, पृथ्वी अवलोकन, सामग्री विज्ञान और नई तकनीक का प्रशिक्षण। एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य हैं। यह मिशन एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित 4था मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें शामिल है
कमांडर पेगी विटसन जो अमेरिका से हैं, मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला जो भारत से हैं और क्रू सदस्य स्वावोस उजनान्स्की पोलैंड से और टिबोर कापू हंगरी से हैं। हाल ही में हुई एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई है, जो भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गेटविक एयरपोर्ट तक जानी थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान थी। यह फ्लाइट 12 जून 2025 को अपनी उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास ब्लॉक में उड़ान भरने के तुरंत बाद घटनाग्रस्त हो गई। इसमें सैकड़ों यात्री सवार थे और फ्लाइट उड़ते समय ही मेडे कॉल की गई थी, पर इसके बाद ये क्रैश हो गई। विजय रूपाणी गुजरात से संबंधित थे और वे वरिष्ठ भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे गुजरात के 16 मुख्यमंत्री रहे और वे गुजरात से 2 बार मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल था 2016 से 17 और दूसरा कार्यकाल था 2017 से 21।